Hello everyone, welcome to Pharma Gen TRX. I am Shomnath Nondi, Faculty of Mathematics in Competitive Exams. Here today I will discuss some arithmetic ability problems that is important for coming ESIC allopathy exams, and what type of question has been asked in previous years also I will discuss here. There will be there will be at least 5 or 6 sums I will discuss today, and the next in the second class. So आज का सेशन का यही उद्देश्य होएगा कि जो जो सम्स, जिस तरीके का सम एग्जाम में आने वाला है वही हम डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस हियर ओनली द टाइप्स ऑफ सम दैट कैन बी आस्क्ड इन अपकमिंग years, and and in a short process where time is limited. मतलब जितना हो सके उतना कम से कम समय में कॉन्सेप्ट को यूज करके, ट्रिक्स को अप्लाई करके कैसे हम खूब जल्दी से जल्दी मैथ को सॉल्व कर पाए उसी के ऊपर ध्यान देंगे. चलो शुरू करते हैं आज के सेशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. तो प्लीज स्टे ट्यून एंड वीडियो को एंड तक देखना कि आप लोगों का बहुत इससे हेल्प होने वाला है, ये हम दावा कर सकते हैं. तो अगर जो लोग नया है इस चैनल में तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, चलो शुरू करते हैं. So let's see the first sum. The sum is given that number two numbers are given in the ratio 3:4. If 5 added to the both the numbers, the ratio becomes 4:5. Find the greater number. तो बोल रहा है कि दोनों नंबर का जो रेशियो है वो दिया है 3:4. अगर दोनों ही नंबर को 5-5 करके ऐड किया जाए तो रेशियो हो जाता है 4:5. फाइंड द ग्रेटर नंबर. तो ये बहुत ही आसान सवाल है. दिस इज वेरी इजी इजी वन. तो कैसे हम करेंगे देख लेते हैं. तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके का कोई चीज है, अगर एडेड बोलेगा तो +5 लिख लेंगे, और अगर सब्सट्रैक्टेड बोलेगा तो -5 लिख लेंगे. अगर दोनों को ही किया जाएगा तो क्या करेंगे, खाली पहला जो रेशियो है हम देखेंगे पहले क्या है. दोनों मेथड से हम सिखाएंगे, पहले क्रॉस मेथड और रेशियो मेथड से भी हम देखेंगे. क्रॉस मेथड क्या बोल रहा है कि इधर 3/4 था पहले, उसके बाद हो गया 4/5. इससे ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, पहले वाला ये था, ये हो गया 5 ऐड करने के बाद, तो ये हो रहा है +5, और +5 होने के बाद. तो पहला रेशियो सेकंड रेशियो, और क्यों हुआ है +5 किया था इसीलिए. तो हम क्या करेंगे, हम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिफरेंस ले लेंगे. तो हम 3 और 5 का गुना करेंगे, और 4 और 4 का गुना करके माइनस ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे. तो 3×5 = 15, और 4×4 = 16. तो 16 और 15 का डिफरेंस होएगा 1 यूनिट. तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाता है. सिमिलरली इस दोनों का गुना करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे. तो क्या आ जाएगा, 5×5 = 25, और 5×4 = 20. 20 और 25 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 5. तो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 5. तो 1 यूनिट अगर 5 हो गया तो इधर जो ग्रेटर नंबर था वो होएगा 3 और 4 में से कौन सा ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है. तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20. तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. आंसर विल बी ऑप्शन ए 20. 20. तो इसी को अगर और एक मेथड, हम उसको रेशियो मेथड से अगर किए करेंगे तो कैसे होएगा. रेशियो मेथड यही बताता है कि रेशियो था हमारा 3:4. वो 5 ऐड करने से, देखो मतलब ये एक नंबर है ए और एक नंबर है बी. हमने जो ऐड किया है 5, वो तो दोनों टर्म में ही ऐड हो रहा है ना. तो इधर भी 5 ऐड हो रहा है, उधर भी 5 हो रहा है, तो रेशियो बन गया 5:4:5. अब देखेंगे यूनिट में क्या फर्क आ रहा है. हमने दोनों को सेम नंबर से बढ़ाया है तो फिर यूनिट भी सेम बढ़ेगा. हम पहले देखेंगे यूनिट सेम बढ़ रहा है कि नहीं. इधर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, इधर भी 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों नंबर को हम 5 ऐड कर रहा है. दोनों दोनों को हम 5-5 करके ऐड कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू 5. तो 1 यूनिट अगर इक्वल टू 5 हो गया तो 4 यूनिट इक्वल टू क्या होएगा, तो वो 4 यूनिट इक्वल टू 20 आ जाएगा.
20 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब देखते हैं आगे जो सम है क्या है इसमें। चलो, तो हियर इज सम, क्या दिया है, given that a man spends 75% of his income is increased by 20% and his expenditure by 10%, his savings and increase by कितना। तो इनकम बोल रहा है कोई भी जो पर्सन है उसका इनकम है उसका 75% वो स्पेंड करता है, वो स्पेंड कर देता है 75%। अगर उसका इनकम को बढ़ाया जाए 20% और इंक्रीज करे उसका एक्सपेंडिचर, जो उसका व्यय है उसको अगर 10% इंक्रीज किया जाएगा तो सेविंग्स कितना प्रतिशत इंक्रीज होता है, वही हमको पूछना है, वही निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल चीज, 75% ऑफ हिज इनकम वो स्पेंड कर देता है। हमको पता है कि इनकम जो है वो बनता है कैसे, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस 75% को अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो इसको मिल जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको 75/x, इसको 25 से अगर काट दे तो 3/4। तो मतलब इसका मतलब है इफ वी 4 रुपया अगर इनकम होएगा तो 3 रुपया उसके एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो सेविंग्स कितना बचेगा, सेविंग्स के लिए 1 रुपया। हाँ कि नहीं, बोलो। अगर इधर 100 इनकम होता तो एक्सपेंडिचर 75 होता तो सेविंग्स कितना बचता, 25। तो 25 को हम 25 से हम काट दिया सर, बोल सकते हैं अगर 4 रुपीज इज द इनकम देन 3 रुपीज द एक्सपेंडिचर एंड 1 रुपीज इज द सेविंग्स। तो सिमिलरली हम रेशियो में बता सकते हैं कि अगर 40 हमारे इनकम होएगा तो 30 हमारा एक्सपेंडिचर होएगा और 1 मतलब 10 हमारा क्या आएगा, सेविंग्स आएगा। ओके, अभी इनकम को बढ़ा दो, इनकम कितना बढ़ा है 20%। इनकम अगर 20% इंक्रीज किया जाएगा तो एक्स्ट्रा इनकम क्या हो जाएगा, 8 रुपया, 8 रुपीज आवर एक्स्ट्रा इनकम। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो पहले जो इनकम था उसका 75%, अगर 40 रुपीज था उसका 75% में 30 रुपीज हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता तो सेविंग्स क्या होता 10 रुपीज। अगर 20 रुपीज इनकम बढ़े तो एक्स्ट्रा इनकम क्या हुआ 8 रुपीज, 8 रुपीज विल बी द एक्स्ट्रा इनकम। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 10%, तो एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। तो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर 3%, 30 का 3 हो जाएगा, 30 का 10% हो जाएगा 3 रुपीज। तो एक्स्ट्रा जो 8 रुपीज हमने इनकम किया उससे 3 रुपीज खर्चा भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है हमारा 3। तो फिर सेविंग्स क्या होएगा 5 रुपीज। 8 - 3 = 5 रुपीज हमारा एक्स्ट्रा सेविंग्स है। तो एक्स्ट्रा सेविंग्स कितना है, पहला 10 रुपया हम सेव करते थे, अभी एक्स्ट्रा 5 रुपया हुआ, सेविंग्स कितना बढ़ा, तो 10 में कितना इंक्रीज हुआ 5। तो 10 में अगर 5 इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब 1/2, 1/2 मतलब कहाँ है, व्हाट इज 50%, 1/2 मतलब क्या है 50%। तो 50% इंक्रीज करा जाएगा सेविंग्स। ओके, इसको हम और एक मेथड से भी कर सकते हैं, वो क्या है, वो है एलिगेशन मेथड, वो है एलिगेशन मेथड। वो अगर आप लोगों का एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट फिर भी हम एक चीज जो जो लोग एलिगेशन का बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम हुआ है वो लोग समझ पाएंगे। 75% मतलब हमको पहले ही बोल दिया, ये दिस इज मीन्स 3/4। मतलब इनकम अगर 4 रुपीज है तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 3 है, सेविंग्स 1। तो एक्सपेंडिचर एक जगह में, एक साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे और एक जगह में सेविंग्स लिखेंगे और बीच में लिखेंगे इनकम, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेविंग्स मिला के ही सेविंग्स मिला के ही इनकम आता है। तो एक्सपेंडिचर क्या है 20%, कितना इंक्रीज किया एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंडिचर देखो इंक्रीज किया इनकम को 20%, तो इनकम बीच में लिखो, इधर इधर इंक्रीज हुआ 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 10%, इधर 10 लिख देते हैं। ओके, और इधर कितना होएगा वो हमें ढूंढने को बोला है।
बट हमको एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो पता चल गया 3:1। तो इधर जो इसका डिफरेंस होता है, जो क्रॉस वाइज, जो डायगोनली जो डिफरेंस होता है हम लिख देते हैं इधर। तो 10 और 20 का डिफरेंस होता है 10। तो एक का वैल्यू अगर 10 है तो 3 क्या आएगा, 30। तो इधर क्या लिखेंगे जिससे कि इस दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30। आप बोल सकते हैं कि इधर -10 भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं। याद रखना, ये जो बीच वाला चीज, ये इस दोनों को हमेशा बीच में आएगा। ये 10 है तो ये 50 होएगा, क्योंकि इस दोनों का देखो, और एक बार बोलता हूँ, एक्सपेंडिचर सेविंग्स बीच में रखता है हम इनकम को। और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो क्या था, 3:1, या 3 लिख दिया, इधर लिख दिया 1। एक्सपेंडिचर कितना था, 10% इंक्रीज कर रहा था। इनकम ओवरऑल 20%। तो इधर क्या होएगा वो हमें निकालना था। इस मेथड को हम डायगोनली डिफरेंस पर निकालते हैं। और एक चीज याद रखना पड़ेगा, इस दोनों का बीच का वैल्यू ये होता है हमेशा। ठीक है, तो फिर बोलो इस दोनों का डिफरेंस क्या होएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए था, इस दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 10। तो एक के बदले में 10 आ रहा है डिफरेंस, तो एक 30, 3 के बदले में क्या आएगा, 30। इधर क्या लिखेंगे, जैसे कि डिफरेंस 30 आ जाए तो 50 लिख सकते हैं। ओके, आंसर हो जाएगा 50%। तो दिस इज द मेथड, इज अ क्विक टूल टू फाइंड दिस, टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट सम। देखो, दिस इज अगेन a very easy sum. Given that the simple interest on a certain sum at 7% per annum for 1 year is rupees 350, the principal amount. This is very simple, very easy sum, very easy. But what we can do, 1 year, देखो, when there is given the rate, अगर रेट तुमको दिया है तो रेट का मीनिंग क्या है तुमको ये तो जब पता है हो ही जाएगा कि रेट क्या है। 100 रुपीज में एक साल के लिए कितना एक्स्ट्रा मिलता है, तो 7 रुपीज एक्स्ट्रा मिलता है, ये तुम्हारा रेट है। अगर you you have a principal of 100 rupees, you will get 7 rupees as interest। तो 100 रुपीज के लिए हमें मिल रहा है 7 रुपया। तो हमें 350 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे क्यों मिलेगा, कितना गुना मिल रहा है हमको, 50 गुना मिल रहा है। तो प्रिंसिपल भी 50 गुना है, प्रिंसिपल कितना है, 5000। ओके, तो आंसर हो जाएगा 5000। ओके, और ऑप्शन टेस्ट भी हम कर सकते हैं कि किसका 7%, किसका 7% आएगा, किसका 7% आएगा 350, किसका 7% आएगा 5, किसका 7% आएगा 350, सॉरी, इसका ही 7% 350 आता है। तो आंसर देख के भी, जो ऑप्शन है ऑप्शन देख के भी हम इधर आंसर निकल सकते हैं। ओके, ओके, देखो, द सम इज फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो क्या दिया है, द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट walking at 3/4 of his usual speed, a man is late by 2 makes 1/2 hours. His usual time would have been the what? बोल रहे हैं कोई भी आदमी, उसका जो यूजुअल स्पीड है उसका 3/4 में अगर जाता है तो वो 2.5 घंटा लेट हो जाता है। तो उसका यूजुअल जो टाइम है वो क्या है। तुमको एक चीज याद रखना है कि अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जो स्पीड रेशियो है, स्पीड रेशियो है और टाइम रेशियो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब स्पीड रेशियो जो होएगा, टाइम रेशियो उनका एकदम उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा। ठीक है, तो इधर क्या दिया है, स्पीड रेशियो। देखो स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो, स्पीड रेशियो क्या दिया है, यूजुअल एंड करंट। देखो यूजुअल का जो 3/4 में वो जा रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं उसका पहले स्पीड था 4। करंट स्पीड क्या है उसका, 4 का 3/4 मतलब क्या आएगा, 3। तो स्पीड रेशियो क्या बन गया हमारा, 4:3। तो फिर टाइम रेशियो क्या बन जाएगा, टाइम रेशियो आएगा 3:4।
ओके, तो यूजुअल टाइम लगता था उसको 3 यूनिट, अभी टाइम क्या लग रहा है 4 यूनिट, तो लेट कितना यूनिट का हुआ 1 यूनिट। तो गिवन दैट 1 यूनिट मतलब क्या, कितना आवर, 1 यूनिट मतलब 2.5 घंटा, 2.5 आवर। 1 यूनिट मतलब 2.5 घंटा। तो फिर यूजुअल टाइम क्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मतलब क्या आएगा, 3 × 2.5 कर दो, 3 × 2.5 मतलब 7.5 आवर, 7.5 घंटा, 7.5 घंटा। ओके, 7.5 घंटा, ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं, here the shopkeeper earns a shopkeeper earns a profit of 10% after a discount of having a discount of 20% on the mark price। मार्क प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 10% प्रॉफिट करता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है जिसका मार्क प्राइस है 880। तो ये सम को कैसे हम करें, देखो कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं और एक सिंपल फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे वो हम थोड़ा 1 मिनट हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज का जो, जिस चीज में हम कोई भी चीज को खरीदते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ बढ़ा चढ़ा के हम दाम लिख के रख देते हैं, उसको बोला जाता है एमआरपी, और मार्क प्राइस मार्क करके रखते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, वो लिख देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर एमपी के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट दे के हम सेल करता है। ठीक है, सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी। और जो प्रॉफिट और लॉस ये हमेशा सीपी और एसपी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, ये हमेशा के लिए। तो इधर एक फॉर्मूला तुमको अगर याद रहेगा तो ये बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगा। याद रखना, सीपी बाई एमपी इक्वल टू हमेशा के लिए 100 - डी और 100 प्लस। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। क्या बोला, सीपी बाई एमपी इक्वल टू 100 - डी/100 प्लस। तो वैसे ही हम कर लेंगे, क्या है, तो सीपी बाई एमपी इक्वल टू हमको मिल गया 100 - डी का वैल्यू 20, और पी का वैल्यू क्या है 10, तो 100 + 10। तो क्या मिला हमें, सीपी बाई एमपी, एमपी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था 880, तो इधर आ गया 80 और इधर आ गया 110, काट दिया, तो इधर कट जाएगा तो क्या जाएगा 80, 880, तो सीपी का वैल्यू क्या हो गया 80 × 8, 640, 640 विल बी द करेक्ट आंसर। इतना आसान से, इतना जल्दी कोई भी मेथड में नहीं होएगा, यह हम दावा कर सकते हैं। खाली ये फॉर्मूला लगा दो हो जाएगा, सीपी बाई एमपी इक्वल टू 100 - डी/100 प्लस। ओके, नेक्स्ट, देखो, there is a sum from height and distance. A kite is flying at a height of 50 meter. If the length of the string is 100 meter, the inclination of string to the horizontal ground in degree measure। तो अगर हिंदी में बताए क्या हुआ है, क्या बोला गया है, कि बोल रहे हैं ये एक काइट है, वो 50 मीटर हाइट में उड़ता है। उसका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो बोल दिया है कि 100 मीटर है। बोल रहे हैं जो किस एंगल से, हॉराइजॉन्टल ग्राउंड से कितना एंगल करके वो उड़ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो अब मान लेते हैं कि इस हाइट में वो उड़ रहा है, और ग्राउंड से वो मान लेते हैं कि वो कोई भी थीटा एंगल से वो उड़ रहा है, थीटा एंगल से, ए बी सी। ये भी क्या है, ये हाइट ऑफ द काइट, तो जो कि दिया है 50 मीटर, ये दिया है 50 मीटर। ओके, और इधर क्या है स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कितना दिया है 100 मीटर, ये दिया है 100 मीटर। ओके, तो ये दे दिया है 100 मीटर, ये दिया है क्या मीटर, कितना मीटर, कितना मीटर।
तो दोनों प्रोसेस से हम कर सकते हैं। एक प्रोसेस तो क्या है, हमको पता चल गया कि ये जो है भाई, ये 50 है, ये 100 है। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है हाइट। हमको याद रखना है ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो हमको याद रखना पड़ेगा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इधर परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो साइन थीटा ले लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बाई परपेंडिकुलर क्या है 50/100, मतलब 1/2। और साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, ऑप्शन 4। और एक चीज, और तीन चार चीज भी हम इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि अगर हम ये याद रख पाए कि इधर एंगल अगर 30 डिग्री होएगा तो रेशियो क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 1, इधर हो जाता है √3, इधर होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर 30 डिग्री होता है, तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है तो रेशियो क्या होता है √3 1 2। और अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री पे है तो क्या हो जाता है 1 1 √2। ये तीन चीज अगर याद रख पाए तो और भी आसान से हो जाएगा। तो इधर रेशियो क्या था, 1 और 2 था। 50 और क्या था 100, तो रेशियो क्या है 1 2। 1 2 होएगा तो एंगल क्या आएगा 30 डिग्री। ये जानबूझ के दिया है ऐसे। ओके, देख के ही तुमको पता चल जाए। जो लोग एडवांस मैथमेटिक्स में माहिर है वो देख के ही ये सवाल कर पाएंगे। ओके, चलो, थैंक यू। आज का सेशन इतना ही, 4 5 शामी हम किए, अगले क्लास हम बाद में करेंगे। हम खाली दिखाना चाह रहा था कि कैसे होने वाला है, कैसे आ सकता है एग्जाम में, एंड तुम लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। चलो, अभी के लिए फिलहाल बाय, फिर मिलेंगे।